सबसे पहले आपको खबर दें, आयशा मंजिल कराची के शॉपिंग सेंटर में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। SPCA ने मुतासरा इमारत को सील कर दिया है। दौरान इलाज झुलसकर एक और जख्मी में इंतकाल कर गया। आतिशज़दगी में जहाँ बहक होने वालों की तादाद 4 हो गई है। रात भर मुतासरा इमारत में कूलिंग का अमल जारी रहा। शहर भर से बुलाई गई फायर टेंडर्स और स्नॉर्कल्स की मदद से आग बुझाई गई। पूरी इमारत में रिहाइश पजीर खानदानों को आग लगने के बाद इमारत से निकाल दिया गया। आग से इमारत में मौजूद दुकानें मुकम्मल जल गई हैं, जबकि शॉपिंग सेंटर के बाहर खड़ी मुतादिद मोटरसाइकिलें और कार भी जल गईं। आग के बायस झुलस कर जहाँ बहक होने वालों की तादाद 4 है और एक जख्मी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इमारत को सील करने का नोटिस लगा दिया है, जबकि टेक्निकल टीम मुआयना करेगी। उसके बाद फैसला होगा कि इमारत रहने के काबिल भी है या नहीं। कराची के इलाके आयशा मंजिल के करीब गुज़श्ता रोज़ इमारत में लगने वाली आग पर काबू पाने के बाद कूलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया, जबकि इमारत को मुआयने के लिए SPCA ने सील कर दिया है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई। जी, आयशा मंजिल फ्लाईओवर के करीब शॉपिंग सेंटर में दुकानों और फ्लैट्स में लगने वाली आग पर जो है वो मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। रात गए कूलिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। शॉपिंग सेंटर की तमाम दुकानें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। मुतअद्दिद मोटरसाइकिलें जो है मुकम्मल तौर पर जल गई हैं। रात गए जो है वो कूलिंग का अमल मुकम्मल हुआ है। शॉपिंग सेंटर के ऊपर जो फ्लैट्स हैं आप देख सकते हैं, तमाम फ्लैट्स की जो गैलरियाँ जो हैं यहाँ से जो है वो आग के बायस जो है वो जली हुई नज़र आ रही हैं। तमाम फ्लैट्स के रिहायशियों को जो है वो खाली करा दिया गया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने भी जो है यहाँ पर नोटिस लगा दिया गया है कि किसी को भी बिल्डिंग के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी जब तक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो टेक्निकल टीम है वो बिल्डिंग का मुआयना करेगी और उसके बाद वो फैसला करेगी आया ये इमारत जो है वो रहने के काबिल है या नहीं है। अभी तक 4 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। एक शख्स ज़ख्मी है जिसको सिविल अस्पताल के बंस वार्ड में तबी इमदाद दी जा रही है। इमारत के रिहायशी अफराद जो हैं वो वक्ती तौर पर अपने अजीज़ व अकारिब के यहाँ जो है वो मुंतकिल हो गए हैं, लेकिन जो है वो यहाँ के रिहायशियों का कहना है कि जल्द जो है इमारत का मुआयना मुकम्मल किया जाए ताकि वो जो है अपने घरों को जो है वो वापस जा सकें। पंजाब के मैदानी इलाके आज भी स्मॉग की लपेट में हैं। लाहौर आज भी दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से दुनिया में पहले नंबर पर है। लाहौर में सुबह 211 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। कराची 162 पार्टिकुलेट मैटर के साथ फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से दुनिया में 9वें नंबर पर है। लाहौर और गिरदोनवा में स्मॉग का सिलसिला जारी है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का शुमार आज भी पहले नंबर पर है। मज़ीद तफसील बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा हफ्सा उस्मान। जी बिल्कुल, लाहौर में स्मोक का राज अब भी जारी है। इस वक्त जो AQI लेवल रिकॉर्ड किया गया है वो 211 रिकॉर्ड किया गया है और इसी हिसाब से वर्ल्ड रैंकिंग में भी जो है वो लाहौर पहले नंबर पर आ चुका है आलूदगी के। लोगों को बार बार यही कहा जा रहा है कि मास्क ज़रूर पहने। मुख्तलिफ बीमारियों से जो बचने के लिए मास्क बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे शहरी हैं जो आंखों में जलन, गले में खराश, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और उनका वाहिद हल यही है कि मास्क पहने, एहतियात करें, घरों से कम बाहर निकलें और अगर निकलना बाहर ज़रूरी है तो मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी बताया जा रहा है। इसी तरह से हमारी महकमा मौसमियात से भी बात हुई कि शायद बारिश हो और ये डस्ट पार्टिकल्स जो है वो ख़त्म हो जाए। उनका भी यही कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है बारिश का इम्कान जो है वो मौजूद नहीं है। माहिरीन का यही कहना है कि स्मोक में जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में भी इजाफा होगा। जी, आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। सुबह के वक्त दरियाओं के किनारे धुंध के बादल खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। तफसील बता रहे हैं आरिफ उर्फी। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के तमाम ही बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। सुबह के औकात में तो सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और दिन के वक्त सूरज चढ़ जाने के बाद सर्दी की शिद्दत में थोड़ी कमी हो जाती है। सुबह के वक्त में दरियाओं के किनारे, खुसूसन दरिया नीलम और दरिया झेलम के किनारे धुंध का एक खूबसूरत बादल सा तैरता हुआ नजर आता है और धुंध ने बहुत खूबसूरत मनाजिर सुबह के वक्त में बनाए होते हैं। सर्दी बढ़ जाने के बाद लोगों के मामूलात ज़िंदगी में भी तब्दीली आई है। महकमा मौसमियात का यह कहना है कि मौसम सरमा की बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जब तक बाकायदा शुरू नहीं हो जाता उस वक्त तक खुश्क सर्दी का यह सिलसिला जारी रहेगा।
आगे बढ़े आपको खबर दें, इसराइली फौजी तर्जुमान ने दावा किया है कि इसराइली फौज ने खान यूनिस शहर पर कब्जा कर लिया है। हज़ारों फ़लस्तीनी घर बार छोड़कर मिस्र की सरहद के करीब रफ़ह जाने पर मजबूर हो गए हैं। रफ़ह जाने वाले फ़लस्तीनियों पर भी इसराइल के हमले जारी हैं। रफ़ा में एक घर पर बमबारी से 9 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में भी 4 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। उधर अल-क़साम ब्रिगेड्स ने शुजाइया में इसराइली टैंकों और गाड़ियों को रॉकेटों से निशाना बनाया है। हमास ने कहा है कि मसला फ़लस्तीन का हल इसराइल के गासिबाना कब्ज़े के खात्मे से होगा। इसराइली फ़ौजी तर्जुमान ने कहा है कि हमारा काम याह्या सिनवार तक पहुँचना और उसे ख़त्म करना है। हमास के 11 में से 5 अहम कमांडर्स को शहीद करने का भी दावा कर दिया। हमास की जानिब से रिहा किए जाने वाले इसराइली कैदी वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के मौके पर उन पर बरस पड़े। रिहा कैदियों ने कहा है कि नेतन्याहू ने गज़ा पर बमबारी से इसराइली कैदियों की ज़िंदगियों को भी ख़तरे में डाल दिया है। नेतन्याहू ने जब गुफ्तगू की तो रिहा होने वाले इसराइलियों ने शर्म करो और ये बकवास है जैसे जुमले कहे, जिनकी ऑडियो भी लीक हो गई। अमरीकी टीवी चैनल CNN के मुताबिक रिहा होने वाले इसराइलियों की नेतन्याहू से गुफ्तगू एक इसराइली वेबसाइट वायनेट ने जारी की है। बातचीत के दौरान नेतन्याहू ने कहा कि इसराइली हमलों की वजह से हमास पर दबाव बढ़ा कि वो कैदियों को रिहा करे। इस मौके पर एक कैदी के रिश्तेदार ने कहा कि ये बकवास है। इस पर नेतन्याहू ने गुस्से में इस रिश्तेदार की गुफ्तगू को बकवास करार दिया और कहा, जो कुछ मैं कह रहा हूँ वही हकीकत है। रिहा होने वाली एक खातून कैदी का शौहर अब भी हमास की कैद में है। उसने कहा कि हमास ने उन्हें जहां रखा हुआ था उस पर इसराइली तैयारे बमबारी करते थे। इस बमबारी में कुछ इसराइली कैदी जख्मी भी हुए। इसके अलावा जब हमास कैदियों को गजा ले जा रही थी तब भी इसराइल ने उन पर हेलीकॉप्टर से गोलियां चलाईं। खातून ने नेतन्याहू से कहा कि फलस्तीनी कैदियों को 1-2 माह में नहीं, फौरी रिहा किया जाए। एक और साबिक कैदी ने बताया कि वो लोग मुसलसल इसराइली बमबारी की जद में थे। कैदियों को गधों और छकड़ों में बैठाकर एक से दूसरी जगह लाया जाता है। बमबारी से उनकी जानों को खतरा है। एक और खातून ने कहा कि हमास की कैद में इसराइली उधार पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। एक मौके पर हाजरीन ने नेतन्याहू की मौजूदगी में शर्म करो जैसे अल्फाज भी कहे। अमरीकी सेनेट ने यूक्रेन और इसराइल के लिए मजीद अरबों डॉलर की हंगामी इमदाद रोक दी है, जिससे रूस के खिलाफ लड़ाई की हिकमत अमली पर सवालिया निशान बन गए हैं। रिपब्लिकन्स ने मुतालबा किया है कि पहले मेक्सिको सरहद पर इमिग्रेशन कंट्रोल करने का अमल बेहतर बनाया जाए। इमदाद के हक में 49 और मुखालफत में 51 वोट पड़े। 100 रुकनी ऐवान में बिल मंजूर होने के लिए 60 वोट दरकार थे। ये बिल यूक्रेन और इसराइल की इमदाद के लिए 110.5 अरब डॉलर इमदाद से मुताल्लिक था, जिसमें यूक्रेन की फौजी इमदाद के लिए 50 अरब डॉलर मुख्तस किए गए थे। यूक्रेन की इक्तसादी और इंसानी इमदाद के लिए भी रकम रखी गई थी, जबकि 14 अरब डॉलर गजा में जारी इसराइल के फ़लस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रखे गए थे। साबिक सदारती उम्मीदवार बनने के ख्वाहिशमंद सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने बिल की मुखालफत में वोट देते हुए इसराइली फौजी कार्रवाई को फ़लस्तीनियों के खिलाफ गैर इंसानी अमल करार दिया। यूक्रेन की इमदाद को ऐवान में भी मुखालफत का सामना है, जहाँ स्पीकर माइक जॉनसन समेत कई रिपब्लिकन अरकान यूक्रेन की इमदाद की मुखालफत में वोट डाल चुके हैं। सूरत हाल पर सदर बाइडन का कहना था कि याद रखें कि तारीख उन्हें कभी मुआफ़ नहीं करेगी जिन्होंने आज़ादी के मकसद से मुंह मोड़ लिए। यहाँ आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में एहतसाब अदालत की जानिब से सुनाई गई 7 साल कैद की सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा बढ़ाने की नैब अपील पर भी समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। इससे कबल एवनफील्ड अपार्टमेंट्स रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपील मंजूर करते हुए उन्हें बरी कर दिया, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ नैब ने अपनी अपील हाई कोर्ट से वापस ले ली थी। लाहौर में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग काफ के सरबरा चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में कौमी असम्बली की 2 और पंजाब असम्बली की 3 नशस्तों की सीट एडजस्टमेंट पर इतफाक़ किया है। चौधरी सालिक और तारिक बशीर चीमा के लिए कौमी असम्बली, जबकि चौधरी शाफे के लिए पंजाब असम्बली की सीट पर एडजस्टमेंट हो गई है। मज़ीद तफसील अदनान मलिक की रिपोर्ट में देखिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वफ्द के हमरा 14 साल बाद चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पहुँचे। उनके वफ्द में शहबाज शरीफ, मरीम नवाज,
राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, आजम नज़ीर तारड़, अताउल्लाह तारड़, अजहर कियानी और मरियम औरंगजेब शामिल थे। चौधरी शुजात हुसैन के साथ तारिक बशीर चीमा, शाफे हुसैन, सालेक हुसैन और चौधरी वजाहत मौजूद थे। मुलाकात 40 मिनट जारी रही। नवाज शरीफ ने चौधरी शुजात का हाल अहवाल दरियाफ्त किया। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने काफ लीग को कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट की यकीन दहानी कराई। हुसैन इलाही की नशिस्त पर एडजस्टमेंट का मामला मुश्तरका कमेटी के स्पुर्द कर दिया गया। बहावलपुर में कौमी असम्बली की नशिस्त पर तारिक बशीर चीमा के मुकाबले में नून लीग का उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा, जबकि नीचे की दोनों सूबाई नशिस्तों पर नून लीगी उम्मीदवार होंगे। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली में चौधरी सालेक और गुजरात के सूबाई हल्के में चौधरी शाफे हुसैन के मुकाबले में नून लीग का उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा। दीगर 2 सूबाई नशिस्तों पर उम्मीदवारों का फैसला चौधरी शुजात हुसैन करेंगे। दीगर नशिस्तों पर एडजस्टमेंट के लिए मुश्तरका कमेटी भी बनाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में चौधरी सरवर को मदऊ नहीं किया गया था। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ अदनान मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्तगी तक मुल्क में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन शेड्यूल जारी करने से रोकने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। शहरी आफ्ताब आलम विक्त ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन का नादरा रिकॉर्ड में इंदराज किया गया जो इंतखाबी फहरिस्तों में शामिल हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के नाम इंतखाबी फहरिस्तों में शामिल होना आइन की मंशा के खिलाफ है। ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने फ्रॉड से कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाए, उनके नाम इंतखाबी फहरिस्तों से हज़फ किए जाएँ। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि गैर कानूनी तारकीन वतन के नाम इंतखाबी फहरिस्तों से निकालने और पाकिस्तान में रहने वाले गैर कानूनी मुहाजिरीन के शनाख्ती कार्ड्स मनसूख या ब्लॉक करने के अहकाम जारी किए जाएँ और पिटिशन पर फैसले तक इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन शेड्यूल जारी करने से रोका जाए। कराची में आग से मुतासरा रहायशी इमारत से एक और लाश निकाल ली गई है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि शॉपिंग मॉल की पहली मंजिल से मिली लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। मजीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई से। कमर, क्या तफसील है? क्या सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है इस इमारत में? देखिए जी, कूलिंग मुकम्मल होने के बाद रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो इस वक्त इमारत में सर्चिंग कर रही हैं। इमारत में सर्चिंग के दौरान पहले फ्लोर पर जो है दुकानों से एक शख्स की लाश मिली है। जांबक शख्स जो है वो दम घुटने और झुलसने के बायस जांबक हुआ है। फौरी तौर पर उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। लाश को जो है वो कानूनी कार्रवाई के लिए अब्बासी शेख अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू इदारे के वर्कर्स का कहना है कि इस वक्त भी बिल्डिंग में जो है वो सर्चिंग का अमल जारी है। 5 अफराद इस वक्त तक जाबाक हो चुके हैं। एक शख्स जो है वो जख्मी है। कुलिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। ताहम कुलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू इदारों की टीमें जो है वो इमारत के मुख्तलिफ फ्लोर्स पर मौजूद हैं और सर्चिंग कर रही हैं कि आया कोई कहीं पर कोई आग तो नहीं है, कहीं पर कोई मजीद जख्मी शख्स तो नहीं फंसा हुआ, कहीं पर कोई जांबाज शख्स की लाश तो नहीं है। तो इस हवाले से सर्चिंग का अमल ताहार जो है वो बिल्डिंग में जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर अली मस्तूरी। हमें अपडेट कर रहे थे कि कराची में आग से मुतासर रहायशी इमारत में सर्चिंग का अमल अभी भी जारी है और एक मजीद लाश निकाल ली गई है जिसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्तोर में बिजली की ट्रांसमिशन लाइन खस्ताहाली का शिकार है। बर्फबारी के दौरान बिजली की ये तारें अक्सर टूटकर मकानों की छत पर गिर जाती हैं। तफसील बताएंगे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। गिलगित बल्तिस्तान का इंतहाई सर्द तरीन ज़िला स्तोर जो कि सर्दियों के आम में यहाँ पे दर्जा हरारत -20 से 25 तक गिर जाता है। यहाँ सर्दियों में अक्सर जो है यहाँ पे जो है मसाइल के अंबार लगते हैं। खासकर यहाँ पे जो है जो बिजली की ट्रांसमिशन लाइन 1975 से 76 में जो लाइन बिछाई गई थी वो अभी तक बरकरार है। हैवी बर्फबारी के बायस जो है यहाँ पे जो लाइनें हैं वो गिर के घरों के ऊपर, घरों के छतों के ऊपर गिर जाती हैं। कई हादसा भी हो चुके हैं। यहाँ लोगों में मायूसी भी है। यहाँ पे आम दिनों के साथ साथ जब हैवी बर्फबारी होती है उस वक्त इनके परेशानियाँ और मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो जाता है। सक्खर में इल्तफा का शिकार तरक्याती मंसूबे शहरियों के लिए वबाल जान बने हुए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर फारूकी। सक्खर के गुंजान आबाद इलाके बिहार कॉलोनी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से सेवरेज सिस्टम को ठीक करने के लिए 1 साल से जेर तामीर खुदा व नाला अहले इलाका के लिए परेशानी का बाइस बना हुआ है।
जहां ताजिर बिरादरी कारोबार बचाने के लिए दुकानों तक आमदोरफ्त के लिए फट्टों का इस्तेमाल कर रही है, जबकि अक्सर और बेशतर बच्चे और बुजुर्ग खुले नाले में गिरकर जख्मी भी हो जाते हैं। ये सारा नाला खोद के गए, उसके बाद बहुत तकलीफ है, ग्राहकों के आने जाने में, कारोबार में बहुत तकलीफ है। 10-10 हज़ार रुपया किराया भरते हैं, बच्चे छोटे गिरते हैं नालियों में, बदबू हो रही है, हम मर रहे हैं, हम बीमार हो गए हैं। कैसी गवर्नमेंट है ये? कुछ भी नहीं हो रहा है इधर, 1 साल से दरबदर है हम लोग। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो गिर रहे हैं, न ग्राहक आ रहा है न जा रहा है। मैं खुद ही 2 मरतबा गिर चुका हूँ इसके अंदर। ये पट्टे लगा के गुजारा चल रहे हैं। वो बोलते हैं रोज आजकल, पर यहाँ कोई जाहिर नहीं हो रहा। वोटों के टाइम पर सब जाहिर होते हैं कि हमें वोट दो, फिर सब आते हैं। मेयर सखर अरसलान शेख के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर तरक्याती काम रोक दिए गए थे, अब इजाजत मिलने पर दोबारा शुरू किए गए हैं। जल्द ही ज़ेरे तामीर नाले का काम भी मुकम्मल किया जाएगा। कैमरामैन उसामा तलत के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, सखर। फैसलाबाद में 3.5 लाख मोटरसाइकिल सवार गैर सरकारी नंबर प्लेट से इस्तेमाल करने पर क्यों मजबूर हैं, इस बारे में जानते हैं इरफानुल्लाह की रिपोर्ट में। महकमा एक्साइज नई मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड करते वक्त सरकारी नंबर प्लेट जारी करने के एवज 1500 रुपए वसूल करता है, लेकिन 3.5 लाख मोटरसाइकिल सवारों से करोड़ों रुपए की रकम वसूल करने के बावजूद इन्हें कई सालों से सरकारी नंबर प्लेट फ्राहम नहीं की गई। इसलिए लगवाई है गैर नमूना प्लेट, नंबर प्लेट के एक्साइज मिल नहीं रही, अगर मिले तो हम वो लगा लें। एक्साइज दफ्तर में हम 4-5 दफ़ा गए हैं, मगर वो कहते हैं प्लेटें आ नहीं रही। हमारे पास से उन्होंने TCS के पैसे भी लिए हुए हैं, मगर प्लेटें नहीं दे रहे वो। डायरेक्टर एक्साइज कहते हैं कि इस मसले को जल्द अज जल्द हल करने की कोशिश की जा रही है। वेंडर के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, उसके साथ कुछ मसाइल थे, जिसकी वजह से हमने एक दोबारा लाइसेंसिंग रजीम के लिए गवर्नमेंट को एक समरी भेजी। अभी जो कैबिनेट का इजलास है उसमें शुनीद है कि ये मैटर प्लेस कर दिया जाएगा और आई होप के विद इन वीक ये वाला रिजॉल्व हो के इसकी प्रोडक्शन दोबारा से शुरू हो जाएगी। और शहरियों का मुतालबा है कि कई सालों से ताखीर का शिकार सरकारी नंबर प्लेट्स फौरी तौर पर जारी करके इनकी मुश्किलात कम की जाएं। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। नवाबशाह में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट की सहूलत न होने के बायस अवाम रिक्शों में सफ़र करने पर मजबूर हैं। अवामी मुश्किलात के बारे में बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अनवर शेख। जी, नवाबशाह में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट की सहूलत न होने की वजह से अवाम परेशान है। अवाम का यह कहना है कि डिविजनल हेडक्वार्टर होने की वजह से या सरकारी दफातर में बाहर से आने वाले अफराद और इसके अलावा खरीदारी के लिए आने वाले लोगों का यहाँ पर हजूम होता है, और इसके अलावा ये कि यहाँ पर इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट दस्तियाब नहीं है, जिसकी वजह से वो मजबूरन रिक्शा, चिंची और इसके अलावा टैक्सी में भारी किराया और गैर महफूज सफर करने पर मजबूर है। उनका कहना है कि दुनिया भर में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट शहरों में मुहैया की जाती है, लेकिन नवाबशाह से महरूम है। उन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट मुहैया की जाए। जी, दादू में जूही नहर का काली पुल बहाली के कुछ ही घंटों में दोबारा टूट गया। काम मुकम्मल करने के बाद पानी गुजारा गया तो पुल फिर टूट गया। काली पुल टूटने से तहसील जूही को पानी की सप्लाई मुअत्तल हो गई है। रिपोर्ट करेंगे रियाज नारीजो। 1 माह कबल काली पुल टूटा था तो काश्तकारों के दबाव और डिप्टी कमिश्नर दादू फयाज राहोजो की कोशिशों से 15 रोज पहले पुल का मुरम्मती काम शुरू हो गया। गुज़िश्ता रोज पुल का काम मुकम्मल करके उससे पानी गुजारा गया तो चंद ही घंटों बाद पुल का निचला हिस्सा टूट गया, जिससे काश्तकारों में मायूसी फैल गई। ये जो कारी मोरी हैं, ये इनकी इंक्वायरी होना चाहिए। 1 साल गुजरने के बाद अरब ठेके हैं, ये ठेकेदार कौन है, ये क्यों बंद हुआ है, क्यों नक्स मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, इनका जो है हमारा मुतालबा है, इनकी इंक्वायरी होना चाहिए। लाख एकड़ जमीन हमारा बंजरपन क्या है, 2 साल गुजर गए, अभी 3 साल में पानी नहीं मिलेगा, कहाँ जाएगा आदमी। डिप्टी कमिश्नर दादू ने पुल टूटने से मुताल्लिक इंक्वायरी के लिए सेक्रेटरी इरिगेशन को खत लिख दिया है। खत में DC का कहना है कि काली पुल अमले की टेक्निकल गलतियों और खराब मंसूबाबंदी की वजह से टूटा। तहकीकात की जाए कि काली पुल मुरम्मत के चंद घंटों बाद क्यों टूटा।
कैनबरा में जारी 4 रोज़ा मैच के दूसरे रोज़ प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 9 विकेटों के नुकसान पर 391 रन्स पर डिक्लेयर कर दी। कप्तान शान मसूद की डबल सेंचुरी, 14 चौके और 1 छक्का लगाया। कैनबरा में प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ मैच के दूसरे रोज़ पाकिस्तान ने 324 रन्स 6 खिलाड़ी आउट से पहली इनिंग्स आगे बढ़ाई। आमिर अजमल 5 और मीर हमजा 8 रन्स बनाकर आउट हो गए। मैच के पहले रोज़ बाबर आजम ने 40 और सरफराज अहमद ने 41 और अब्दुल्ला शफीक ने 38 रन्स बनाए। इमामुल हक 9 और सऊद शकील 13 रन्स बनाकर आउट हो गए थे। इंटर जोनल विमेन क्रिकेट चैंपियनशिप के मुकाबले शहीद बेनज़ीर विमेन यूनिवर्सिटी में शुरू हो चुके हैं, जिसमें सूबे भर से 8 मुख्तलिफ टीमें हिस्सा ले रही हैं। पेशावर से रिपोर्ट करेंगी शीबा हैदर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वुमेन विंग की चेयरपर्सन तानिया मलिक ने शॉट लगाकर बेनज़ीर भुट्टो शहीद वुमेन यूनिवर्सिटी में इंटर जोनल वुमेन क्रिकेट चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। मुकाबलों में सूबे भर से 8 मुख्तलिफ टीमें हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वुमेन विंग की चेयरपर्सन तानिया मलिक ने कहा कि जब खवातीन खिलाड़ी ग्राउंड में आती हैं तो खुशी होती है। कितनी स्ट्रगल होती है बच्चियों को स्पोर्ट्स खिलाना इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, स्पेशली इन अ प्रोविंस लाइक KPK। सो ये बहुत अच्छा एफर्ट है और इंशाल्लाह जी हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम जिस तरह भी KPK को की स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को सपोर्ट कर सकें। चैंपियनशिप में 3 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच डेर इस्माइल खान और मलकंड, दूसरा हजारा और मर्दान, जबकि तीसरा मैच पेशावर और डेर इस्माइल खान के दरमियान खेला जाएगा। कोशिश करेंगे कि ट्रॉफी हमारी ही हो, क्योंकि हमने मेहनत की हुई है। इंशाल्लाह हम ही लेके जाएंगे। टीम भी बड़ी तगड़ी है, कल एक गेम जीती, इंशाल्लाह फाइनल लेके जाना है। बनो इंटर जोनल वुमेन क्रिकेट चैंपियनशिप के मुकाबले सूबाई सतह पर पेशावर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ताउन से मुनक्किद किए गए। चैंपियनशिप 3 दिन तक जारी रहेगी। कैमरामैन तारिक अली के साथ शीबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। दूसरा शोहदा पुलिस क्रिकेट टूर्नामेंट डॉल्फिन पुलिस की टीम ने जीत लिया है। लाहौर पुलिस के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए होने वाले इस टूर्नामेंट के फाइनल में शोहदा की फैमिलीज मेहमान थीं। लाहौर से सुहेल इमरान की रिपोर्ट देखिए। दूसरे शोहदा पुलिस क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल CCPL और डॉल्फिन पुलिस की टीमों के दरमियान बागिजना क्रिकेट ग्राउंड लाहौर में खेला गया, जिसमें डॉल्फिन पुलिस ने 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की। फाइनल के मौके पर लाहौर पुलिस के शोहदा की फैमिलीज को खुसूसी दावत दी गई थी। शहीद ना सिर्फ इस महकमे के बल्कि इस कौम के माथे का झूमर हैं, और जो शहीद की फैमिलीज हैं वो हमारी फैमिलीज हैं। शोहदा की फैमिलीज का कहना था उन्हें खुशी है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने शोहदा को याद रखा हुआ है और शोहदा की फैमिलीज का ख्याल रखा जा रहा है। हमें अकेला तनहा नहीं छोड़ते हैं, हर टाइम हमें याद रखते हैं। हमारे बच्चों की फैमिली ऐसे है जैसे हमारी फैमिली मेम्बर है। महकमा हमें बहुत अच्छा ताउन देता है और हमें हर प्रोग्राम में इनवाइट करते हैं बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ। इख्तितामी तकरीब में पुलिस अफसरान और शोहदा की फैमिलीज ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। मुल्तान में माजूर अफराद के आलमी दिन के मौके पर स्पेशल स्पोर्ट्स मेले का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स मेले में ब्लाइंड क्रिकेट, व्हील चेयर क्रिकेट और दीगर बोर्ड गेम्स में माजूर अफराद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। देखिए कशमाला इमरान की रिपोर्ट। क्रिकेट मैच जीतने पर जश्न मनाते ये बसारत से महरूम नौजवान हैं। मुल्तान में माजूर अफराद के आलमी दिन के हवाले से सजाए गए स्पेशल स्पोर्ट्स मेले में पहली बार ब्लाइंड क्रिकेट मैच भी करवाया गया, जिसमें हिस्सा लेने वाले नौजवानों का जोश देखने के काबिल था। जी इस वक्त मैं VVIP की टीम से मैच खेल रहा था, जो हम मैच विन कर चुके हैं। इस वक्त बहुत मजा आ रहा है। हमने बहुत अच्छी बैटिंग की और 77 का टारगेट हमने बहुत अच्छे तरीके से चेस किया। रिक्वेस्ट है उन माँ बाप से कि अपने बच्चों को बाहर निकालें, जैसे हम बाहर निकले हुए हैं। हमारी भी ख्वाहिशात हैं कि हम आगे निकलें और हमारा भी दिल करता है हम पाकिस्तान टीम में खेलें। स्पेशल स्पोर्ट्स मेले में मुख्तलिफ तौर पर माजूर अफराद के माबैन लूडो, कैरम बोर्ड, ब्लाइंड शतरंज, ब्लाइंड लूडो, ब्लाइंड क्रिकेट और व्हील चेयर क्रिकेट के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मुंतज़मीन का कहना था कि इस स्पेशल मेले का मकसद मुख्तलिफ तौर पर माजूर अफराद की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करना है। SSP के साथ मिलके हमने ये इवेंट अरेंज किया है। पहले हर कोई अपने जो डिफरेंट NGOs हैं वो अपने इंस्टीट्यूट्स में करती थी, तो हमने इनके साथ एक मीटिंग की अपने दफ्तर में और हमने कहा कि जो एक्चुअली ये वर्ल्ड सेलिब्रेशन का मतलब डे, स्पेशल डे का है अवेयरनेस, तो हमने कहा अवेयरनेस ऐसे हो कि सारे लोग यहाँ आएँ। मेले के इख्तिताम पर खेलों में हिस्सा लेने वाले माजूर अफराद की हौसला अफजाई के लिए ट्रॉफीज और इनामात भी तकसीम किए गए। खसूसी अफराद के लिए इस तरह के स्पेशल स्पोर्ट्स मेले से जहां इनका टैलेंट सामने आएगा, वहीं तफरीह के मौके भी मिलेंगे। कैमरामैन अयूब कुरैशी के साथ कशमाला इमरान, जियो न्यूज़, मुल्तान।
नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हुए कहा है कि मासूम लोगों को निशाना बनाने का अब कोई जवाज़ नहीं दिया जा सकता। उन्होंने दुनिया भर के अवाम से गजा में जंगबंदी के लिए अपनी हुकूमतों पर दबाव डालने की अपील की है। ये बहुत ही मुश्किल वक्त है तमाम अफगान फैमिलीज़ के लिए कि उनको वापस फोर्सफुली भेजा जा रहा है अफगानिस्तान। ये एक बहुत ही एक जालिमाना कदम उठाया गया है। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ से कि वो इस फैसले को वापस कर ले। जो अफगानिस्तान में हो रहा है ख़वातीन और लड़कियों के साथ, वो एक जेंडर अपार्टाइड है। अपार्टाइड एक ऐसी सूरत हाल को कहते हैं जिसमें ख़वातीन और लड़कियों को ऑप्रेस किया जाता है और स्टेट जो पावर में होते हैं, जो जिनकी ये जिम्मेदारी होती है कि उनको प्रोटेक्ट करे, वही उनको इस तरह ऑप्रेस कर रहे होते हैं। जो यूनाइटेड नेशंस है और जो दुनिया के ममालिक है वो इसको कोडिफाई करे और जो अपार्टाइड का डेफिनेशन है उसमें जेंडर को भी वो डाल दे। दुनिया में तमाम ममालिक के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो ख़वातीन की हकूक़ और लड़कियों की तालीम को एक नॉन निगोशिएबल कंडीशन डालें। मेरा कंसर्न ये है कि वो ताल्लुकात को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, इन इश्यूज़ पे बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे। वो तालिबान पे कोई प्रेशर नहीं डाल रहे कि वो ख़वातीन को काम अलाउ करे या लड़कियों की तालीम को वो अलाउ करे। तो यहाँ पे ममालिक की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो रिलेशंस नॉर्मलाइज ना करे और वो गर्ल्स एजुकेशन एंड वुमेन्स राइट को एक नॉन निगोशिएबल कंडीशन बनाए। जो दुनिया की ताकतवर हुकूमतें हैं, जो ममालिक हैं, या तो वो दूसरी तरफ देख रहे हैं या फिर इसराइल को बाकायदा सपोर्ट कर रहे हैं। और इसराइल ये सारे के सारे मजालिम ढा रहा है या तो उनकी सपोर्ट से या फिर उनकी खामोशी से। आपका क्या पैगाम होगा इस हवाले से? मेरा यही एक पैगाम है कि इमीडिएट सीज फायर होनी चाहिए। जो अवाम है, जो मासूम लोग हैं, उनको टारगेट करना आप किसी भी हवाले से जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मुझे तो बहुत ही परेशानी है इस बात से कि इतना वो प्रेशर नहीं आ रहा अभी तक कि वो इस फैसले से वापस हो जाए। मैं ये भी गुजारिश करती हूँ तमाम लोगों से कि वो अपने कंट्री लीडर्स पर प्रेशर डाले कि वो UN और या दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू ग्लोबल प्रेशर ले आए ताकि इमीडिएट सीज फायर हो और लॉन्ग टर्म में भी इस मसले का हल निकाला जाए। ये वॉर क्राइम में काउंट होता है, ये वायलेशन है सारे इंटरनेशनल लॉ के, और जो भी इन लॉज और कवानीन को वायलेट करता है आपको उनको अकाउंटेबल ठहराना होता है। तो अकाउंटेबिलिटी इसमें ज़रूरी है।